गुड आफ्टरनून ऑल। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो आप सभी को हमारा सेशन 8 जो है हिंदी ब्रेकआउट सेशन है उसमें स्वागत जनाता हूँ। और हमारा आज का जो सेशन एक ही असेसमेंट होने वाला है, और आज का सेशन में शुभश्री मैम और नवनीत सर लीड करेंगे। तो मैं शुभश्री मैम जो है वो 14 साल से वाटर क्वालिटी और ग्राउंड वाटर का एक्सपीरियंस है और इनरम से जुड़ी हुई है। और नवनीत सर जो है 2 साल से इनरम के ऊपर काम कर रहे हैं, राजस्थान के ऊपर। तो आप आज आज का पहला जो सेशन जो शुभश्री मैम लेने वाले हैं, तो मैं शुभश्री मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ और अपना सेशन ले सकते हैं। धन्यवाद सुमन। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं फिर से स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हमारा 8वां सेशन है और बस एक ही सेशन बचा है, उसके बाद आप सभी लोग वाटर क्वालिटी चैंपियंस बन जाएंगे। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, दोबारा अनुरोध करूंगी कि हर एक सेशन में जो अटेस्टेशंस हो रहे हैं, प्लीज आप सभी लोग वो अटेस्टेशंस कीजिएगा, पीडीए का जो अटेस्टेशंस है, वरना सर्टिफिकेट्स मिलने में आप लोगों को मुश्किल हो। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में आज हम बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि अगर हम जल गुणवत्ता प्रबंधन के ऊपर है ना कोई योजना बना रहे हैं, अगर कोई प्लानिंग हो रही है, कोई स्कीम हो रही है, तो उसमें हमें कौन कौन से स्टेजेस हैं, कौन कौन से चरण हैं, उसके थ्रू जाना होगा। हमें उन चरणों में, उन स्टेजेस में क्या क्या करना होगा, वो आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहली बात है कि सभी लोग प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग जो भी सवाल के जवाब आ रहे हैं उसको आप लोग लिखते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। जो पहला बात है कि अगर हम जल गुणवत्ता प्रबंधन के ऊपर कुछ कार्यक्रम, कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके स्टेजेस को आप कुछ बता सकते हैं कि हम क्या क्या स्टेजेस फॉलो करते हैं, हम कौन कौन से चरण फॉलो करते हैं अगर हमें कोई काम करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहीं पे सर्वे करने जाना होता है तो मैं चेकलिस्ट बनाती हूँ, मैं क्वेश्चनर बनाती हूँ, मैं फील्ड लोकेशंस के बारे में डिटेल्स लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ। तो उसी तरीके से जल गुणवत्ता के लिए है ना, अगर जल गुणवत्ता प्रबंधन कार्यक्रम के लिए अगर कुछ करना है तो उसके स्टेजेस क्या क्या होंगे। मैं इंतजार कर रही हूँ आप सभी के चैट बॉक्स में आंसर्स का। जो भी आपको याद आ रहा है कि सपोज आपके पास, आपके ऑर्गेनाइजेशंस, आपके डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम आया है वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर, है ना, उसमें आपका पहला स्टेज या फिर आखिरी स्टेज क्या क्या करोगे आप, उस प्रोग्राम में क्या क्या आपके काम होंगे। हाँ जी, कोई भी मैं एक बार फिर से कंफर्म करूंगी, क्या मेरी आवाज और स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, थैंक यू। और कोई प्लीज, कोई भी आंसर कीजिए। विलेज सिलेक्शंस, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, एकदम बहुत बढ़िया लिखे हैं मंगेश जी ने। और कोई स्टेजेस वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे? गांव में जाके आप विलेज सिलेक्शन किए, उसके बाद नीड असेसमेंट, वेरी गुड मंगेश जी अगेन, और बहुत बढ़िया। मीटिंग, हाँ संतोष जी। और सोर्स सिलेक्शन अखिल जी लिख रहे हैं। टेस्टिंग द वाटर, अंबिका जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग चैट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। देखिए जैसे मैंने कहा, हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं उसके स्टेजेस होते हैं, उसके चरण होते हैं। वैसे ही वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें 5 चरण होते हैं। पहला अगर हम उस पर बात करें तो वो सबसे पहले है असेसमेंट का, कि हम आकलन करते हैं कि उस जगह के बारे में हम जानते हैं।
दूसरा जो चरण होता है वो है प्रिपरेटरी फेज, मतलब इम्प्लीमेंटेशन से पहले, हम कोई चीज लगाने से पहले हम प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, बजट बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, हम लोग एरिया के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हम वहाँ पे क्या करेंगे, है ना। तीसरा जो है, जो सोल्यूशन फेज है, बजट जब बनता है उसके बाद हम सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन में एक है जहाँ पे वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग करना, जैसे अंबिका जी ने लिखा है टेस्टिंग, मतलब कंटिन्यूसली वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि क्योंकि वाटर क्वालिटी है डिफर करता है, प्री मानसून, पोस्ट मानसून, ये सीजन के हिसाब से डिफर करता है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, एज जो वाटर क्वालिटी के रिजल्ट्स आएंगे, उस रिजल्ट के बेसिस में जो इश्यूज हैं आपके उस एरिया में, उसके बेसिस में इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन आपके रिचार्ज का होगा, चाहे वो कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का होगा, या फिर वो इम्प्लीमेंटेशन है बिहेवियर चेंज एंड कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना, कोई भी चीज। आखिरी वाला है पांचवा, वो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये अक्सर हम देखते हैं और भूल भी जाते हैं कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जिसको निगरानी रखना भी एक स्टेज भी है। चलिए, एक और सवाल आता है आपकी स्क्रीन में कि शुरुआत में सपोज आपको कोई एक गांव दिया गया है, वहां पे आपको वाटर क्वालिटी प्रोग्राम पे काम करना है। उसके प्रारंभिक चरण में, है ना, आप कैसे लोगों से, मतलब जो विचार उस गांव में आप समझेंगे कैसे उस गांव को, प्रारंभिक चरण में विचार बनाने के लिए क्या उपयोगी है, आप गांव को समझेंगे कैसे, आप क्या करेंगे। पहली बार जब गांव में जाते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, बिल्कुल, मीटिंग विद पीआरआई एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स, नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स, और आज मंगेश जी काफी एक्टिव दिख रहे हैं। चलिए, हम गुणवत्ता के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, ये जाहिर सी बात है, गांव वाले एकदम तुरंत ही पानी की गुणवत्ता नहीं समझेंगे, है ना। पानी समझेंगे, पानी क्या है, पानी कैसा है, अच्छा है या खराब है, वो समझेंगे, लेकिन गुणवत्ता शब्द शायद उनको ना समझ में आए। लेकिन तो आप उनके साथ चर्चा करेंगे, आप उनके साथ बातचीत करेंगे, जहाँ पे हम समझेंगे कि उनके अनुभवों, उनके टिप्पणियों, उनके जो विचार हैं, है ना, वो क्या एक्सपीरियंस किए, उनके पानी के बारे में 10-15 साल पहले कैसा था, अभी कैसा है, कैसे जल के बारे में उनका विचार क्या है, ये हम समझेंगे। दूसरी चीज है, मैं आप सभी को थोड़ा सा अटेंशन यहाँ पे देने के लिए बोलूंगी कि ये स्लाइड के एकदम नीचे की तरफ आप देखेंगे एक एरो मार्क है, वहां पे आपको 1 वर्ष से 2 वर्ष, मतलब ये जो जितना भी हम वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम करते हैं उसके चरण है, यहाँ पे देखिए एक येलो पार्ट है, मतलब जो पहला वाला पार्ट है जहाँ पे हम असेसमेंट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, जहाँ पे हम गांव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, गांव की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समस्या को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप कम से कम 3 महीना लगाएंगे। ये देखिए ब्लू येलो कलर का बार है। उसके बाद जब आप गांव में एक रेखी करते हैं, हम गांव में जाके एक रेखी करते हैं, एक जस्ट एक राउंड एट अ ग्लांस हम देखते हैं, रेखी करते हैं, तब हम समझने की कोशिश करते हैं जो हमें दिख रहा है स्थिति, कि वहां पे फसल कैसी उगती है, अच्छी खेती बाड़ी हो रही है कि नहीं, वहां के लोग स्वस्थ हैं कि नहीं, लोगों में कौन कौन सी बीमारियां हैं कि नहीं। तो ये सारी जो अनुभव है, जो दृष्टिकोण है, इसको देखना बहुत जरूरी है। और ये जो चीजें हैं, आपको महिला, पुरुष, बच्चे, हर एक आयु के लोगों के साथ, हर एक लिंग, जेंडर के बेसिस में भी समझने की जरूरत है। क्या महिलाओं को ज्यादा ये समस्याएं हैं या बच्चों को समस्याएं हैं, वो समझने की जरूरत है। देखिए, जब ये हम लोग है ना, हर एक सेशन से बात जुड़ी हुई है। जैसे कि हमने वाटर क्वालिटी जो सेशन नंबर 3 में, हमने सेशन नंबर 3 में समझे थे कि पानी का, है ना,
क्यों, ये जो स्वास्थ्य के साथ कैसा संबंध है, क्यों हो रहा है, ये पानी खराब होने की वजह से स्वास्थ्य क्यों खराब हो रहा है। तो ये जो चीज है हमने सेशन नंबर 3 में समझे थे। और हमें जब भी गांव में हम काम कर रहे हैं तो क्यों का पता लगाना बहुत जरूरी है। ये समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही है उन गांव में, उस जगह पे। तो चलिए, अगर आप अपने गांव में गए, कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा था सर्वे करेंगे, है ना। तो आप अगर प्रारंभिक चरण में अगर कुछ सर्वे करते हैं तो कोई रैपिड सर्वे बोल के कुछ है जो आपने किया है, कोई अनुभव रैपिड सर्वे जो फटाक से आप शायद से आधे घंटे में खत्म कर सके, कोई रैपिड सर्वे के बारे में आपको पता है। हम लोगों ने सेशन नंबर 7 में भी बात किया है, सेशन नंबर 4 पे भी बात किया है। FGD फोकस ग्रुप डिस्कशंस, बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत बढ़िया बात है त्रिपाठी जी, बहुत बढ़िया, एकदम सही लिख रहे हैं आप बच्चों की बारे में। चलिए आते हैं, हमने सेशन नंबर 5 और सेशन नंबर 3 में देखा था। पहले हम सेशन नंबर 5 में जाते हैं। हमने सैनिटरी रिस्क असेसमेंट का देखा था, है ना, कि वहां पे गांव में पानी की स्थिति कैसी है, वहां पे जो कचरा कूड़ा है उसकी स्थिति कैसी है, वहां पे सैनिटेशन की स्थिति कैसी है। तो ये सैनिटरी रिस्क असेसमेंट एक बहुत ही फटाफट आपको एक आकलन करके देगा कि वहां पे स्थिति कैसी है, आपको समझ में आएगा। जैसे त्रिपाठी जी ने लिखा कि स्कूल में बच्चों के साथ आप सर्वे करेंगे, डेंटल फ्लोरोसिस गांव, ये सिर्फ डेंटल फ्लोरोसिस नहीं, आप सर्वे में देख भी सकते हैं कि बच्चों की स्वास्थ्य की बाकी और क्या समस्याएं हैं। क्या बच्चे लोग अब ज्यादातर पेट की बीमारी से भुगत रहे हैं, या बच्चों के जोड़ों में ज्यादा दर्द है, या बच्चों की चमड़ियों में कोई इश्यूज हैं कि नहीं, क्या बच्चों में आयरन की कमी है कि नहीं, कमजोरी की कमी है कि नहीं। ये सारी चीजें हम सर्वे कर सकते हैं। फिर त्वचा का निरीक्षण करना, ये सब हम सेशन नंबर 3 में देखे थे। आप नीचे में देखते रहिए, ये अभी भी असेसमेंट वाला सेक्शन है। आकलन मतलब हम गांव को समझ रहे हैं, असेस कर रहे हैं कि क्या स्थिति है। आते हैं दूसरे चरण पे जहां पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। याद कीजिए, आप कोई चीज इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, उससे पहले आप क्या चीज प्रिपेयर करेंगे, आप किस प्रकार की तैयारी करेंगे कोई चीज इंप्लीमेंटेशन से पहले। हाँ जी, आप कोई चीज इंप्लीमेंटेशन से पहले VAP, बहुत बढ़िया बात है त्रिपाठी जी। और चलिए, बिल्कुल जैसे कि त्रिपाठी जी ने कहा, हमने सेशन नंबर 7 में समझा था कि जल जीवन मिशन के तहत जैसे कि गांव में अगर योजना बन रही है तो योजना के तहत ये VAP बन रहे हैं। पाइपलाइन बिछाने से पहले विलेज एक्शन प्लान्स बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे गांव में ये इनफैक्ट एक नियम है, पंचायत का नियम है कि GPDP, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स बनाना, साल में मनरेगा के प्लान्स बनाना, जिससे कि वाटर के ऊपर काम हो सके, है ना, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिचार्ज के ऊपर काम हो सके। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमने सेशन नंबर 7 में समझा, जो कि इम्प्लीमेंटेशन से पहले होना चाहिए, ये प्लानिंग फेज में होना चाहिए। अब आते हैं जहां पे हम सेशन नंबर 5 में समझे थे बिहेवियर को समझना, है ना। हम इम्प्लीमेंट करने से पहले, जैसे मैंने सेशन में कहा था कि हम लोगों को समझना चाहिए कि अच्छे व्यवहार को अगर हमें लेके आना है तो उसमें बाधाएं क्या क्या हैं, उनको समझना जरूरी है, बाधाओं को समझना जरूरी है। तभी हम प्लान कर पाएंगे कि इन बाधाओं को निपटने के लिए, इन बाधाओं से उभरने के लिए हमें ट्रिगर, नज, क्यू क्या चाहिए होगा। ठीक है, वहाँ के लोकल लैंग्वेज, मतलब लंगड़ा पानी है या हल्का पानी है, या जैसे बिहार में, यूपी में हम बात करते हैं ना कि पानी को तोड़ते हैं, कुएं में हम क्या पानी को तोड़ते हैं। चलिए, एक और सवाल है आपकी स्क्रीन में कि आप तकनीक और समाधान कैसे चुनेंगे, मतलब आप टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन को कैसे चुनेंगे। हाँ जी, वाटर ट्रीटमेंट, बिल्कुल, लेकिन तकनीक आप वाटर ट्रीटमेंट चुनेंगे, लेकिन समाधान, अगर आपको कोई गांव दिया गया, समाधान कैसे चुनेंगे।
किसी गांव में। अकॉर्डिंग टू द वाटर क्वालिटी एक्सेल को लोगों का स्वीकृति बहुत जरूरी है, स्वीकारना उनको बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं ना कि जो टेक्नोलॉजी या जो सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, उनका जो चयन है, उसका जो हम चुनेंगे, उसका चुनने के लिए बहुत जरूरी है कि वहाँ की जो स्थिति है, उनके जो पारंपरिक जो पहले से वो इस चीज में क्या कर रहे हैं, उनको भी समझना। अभी देखिए ये हमारा प्रिपरेशन फेज है, सेकेंड वाला फेज है, और ये सेकेंड फेज में आप नीचे वाले एरो में देखिए, ये हमारा 6 महीने का टाइमलाइन दिख रहा है। तो ये नीचे का टाइमलाइन आप पूरा ये सेशन के दौरान आप देखते रहिए, ये बदलते रहेंगे। तो पहले वाले चरण में हमें 3 महीना लगेगा असेसमेंट का, दूसरे वाले चरण में जहां हम प्रिपेयर करेंगे, प्लान बनाएंगे, वो हमारा 6 महीने लगेंगे। तो यहाँ पे बजट के हिसाब से, है ना, आप बजट के हिसाब से आप सोल्यूशन ढूंढेंगे। अगर आपके पास बजट बहुत ही कम है तो आप घरेलू नुस्खे लेंगे, या फिर वहां पे जो लोग पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ज्यादा और नई तकनीक लेके आप उसको बात करेंगे, है ना। उसी तरीके से हमने सेशन नंबर 5 में समझा था, सेशन नंबर 2 में समझा था, है ना, कि हमने समझा था कि सुरक्षित जल स्रोतों का पहचान, ये भी बहुत जरूरी है कि हम इम्प्लीमेंट करने से पहले हम वाटर टेस्टिंग के जरिए हम जान ले कि उस गांव में कौन कौन सी जगह में सुरक्षित जल स्रोत हैं, ताकि वही सुरक्षित जल स्रोत को लेके हम उनको ज्यादा हम सुरक्षित और करके उसको और तरीके से प्रोटोकॉल्स लाके उसको प्रोटेक्ट करके हम उसी से वाटर सप्लाई करा सके। जैसे वाटर शेड के हिसाब से, जैसे कि हम लोगों ने वाटर सेफ्टी प्लानिंग की बात की थी, है ना, तो वाटर सेफ्टी प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। आप पानी सप्लाई कर रहे हैं लेकिन आप वाटर सेफ्टी की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, कोई सोर्स है लेकिन आप उस सोर्स को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं कर रहे, तो ये चीजें बहुत जरूरी है समझने के लिए। ओके, अभी मैं नवनीत जी को रिक्वेस्ट करूंगी, आगे का सेशन नवनीत जी ले। थैंक यू मैम। मैं जस्ट एक बार स्क्रीन शेयर स्टार्ट करता हूँ, फिर आप कंफर्म कर सकते हैं। हाँ जी, आ रही, दिख रही है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी ये जो पूरा सत्र है, जो सुरक्षित जल स्रोतों की पहचान का जो दूसरा चरण है, जब आप तैयारी करेंगे उससे यहाँ से शुरू करता हूँ। और काफी विस्तार से आप लोगों ने जाना कि जो पहले के 2 चरण है, जहाँ पे आकलन और जो तैयारी करने की जरूरत है। एक, आप जब सुरक्षित जल योजना, एक नीति बनाते हैं जल सुरक्षित जल पहुंचाने की किसी गांव पे, तो यहाँ पे एक सवाल है आपके साथ, जो आप चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि जो जल गुणवत्ता है कार्यक्रम है, उसके प्रारंभिक चरण में जब आप आकलन कर लिए, जब आप उसकी तैयारी कर ली, तो किसे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है किसे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। सरपंच, आशा वर्कर, थैंक यू राजेश जी, एसएचजी, पीएचडी स्टाफ और भी एसीएम। राजेश जी क्या है एसीएम? आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं, एसीएम क्या होता है? ओके, सीआरपी, सीएम, एसएचजी, ठीक है। जब हम क्षमता वर्धन की बात करते हैं, खासतौर से जब आप किसी विशेष तरीके के किसी जल सुरक्षा कार्यक्रम की जो योजना बनाते हैं, वहाँ पे कोई प्लांट लगाते हैं, कोई टेक्नोलॉजी लगाते हैं, उस दौरान प्रशिक्षण बहुत मददगार साबित होता है, ताकि लोगों को आप उस तकनीकी के माध्यम से, उस तकनीकी से जोड़ पाए, और वो कितनी आसानी से जोड़े और कितनी सरलता से जोड़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से आप देखेंगे तो आप लोगों ने सेफ वाटर लर्निंग कार्ड के बारे में जाना, इसके आधार से हम इसका प्रयोग करके हम जो विषय है उसको छोटे छोटे भाग में संचालित कर सकते हैं, हम उसको स्थानीय भाषा में कर सकते हैं, और हम जो एक तरीके का जो ये लोग इस तकनीकी को, इस योजना को संचालित करने के लिए सबसे आगे के क्रम में है,
पंक्ति के सबसे अग्रिम क्रम में है, आप उनको इस कार्ड का प्रयोग करके उनका क्षमता वर्धन कर सकते हैं। ये तरीका है कि प्रारंभिक दौर में जब आपको प्रशिक्षण करना हो, जब क्षमता वर्धन करना हो, जल गुणवत्ता कार्यक्रम योजना अगर आपको लागू करना है वहाँ पे, तो ये चीज अपना सकते हैं। उसके बाद अगर देखें, हमने शुरू से देखा कि जब हम आकलन करते हैं, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसको एक तरीके से उसके अलग अलग स्वरूप बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उनका क्षमता वर्धन करते हैं। तो खास तौर के बहुत सारे कार्यक्रम में इस तरीके का जो चरण होता है, इस तरीके के अलग अलग पायदान पे जो अलग अलग समय पे जो अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं वो हम करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो जल गुणवत्ता कार्यक्रम है, ये बाकी कार्यक्रमों से कैसे अलग है? इसमें क्या मुख्य है, कोई बताएगा? जल गुणवत्ता कार्यक्रम बाकी कार्यक्रमों से कैसे अलग है, आपको क्या लगता है? आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जो जल गुणवत्ता कार्यक्रम है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर मेरी तरफ से, अगर मेरी आवाज में आपको दिक्कत है या समझ में नहीं आ रहा है। सीधे हेल्थ से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल राजेश जी। अखिल कुमार जी बिल्कुल सही, टेस्टिंग की जरूरत है, रिलेटेड टू हेल्थ, सेव वाटर, सैनिटरी सर्वे। थैंक यू राजेश जी, काफी मतलब सही रिस्पॉन्स, जो एक तरीके के जो सवाल को सीधा दर्शाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे WQMNS है, जिसको हम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस कहते हैं। जब हम आप किसी भी जगह पे जब आप जल गुणवत्ता कार्यक्रम को लेकर जब आप प्लान करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि आप सीधा जाके वहाँ पे डेटा को लेकर प्लेटफॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे जरूरी है कि आप पहले लोगों को समझें कि डेटा जो आप बना रहे हैं वो किस आधार पे है, क्या वो वहाँ के जो स्थानीय परिप्रेक्ष्य में है वो है कि नहीं, वहाँ के लोगों के लोग उस डेटा को समझ पाएंगे क्या। तो आप अगर शुरुआती चरण में अगर डेटा बनाएंगे और आप उनको बताएंगे, लोग समझेंगे नहीं, लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जनरली कई बार ऐसा होता है। ये बहुत जरूरी है कि जब आप इस तरीके के डेटा को बनाएं, इस तरीके के डेटाबेस तैयार करें, उसको कम्युनिकेट करें, तो लोगों के वहां पे समुदाय को समझते हुए उसी आधार पर उसकी संरचना करें। खासतौर पे आप जल जीवन मिशन में एक बेहतर उदाहरण है कि हर गांव में 5 महिलाओं को प्रशिक्षित करना है, जो जल गुणवत्ता संबंधी जो जल का प्रशिक्षण है, उसमें उनका एक अहम भागीदारी है। उसको डॉक्यूमेंट करना है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है, उस डेटा को आगे तक पहुंचाना है, वो डैशबोर्ड में डेटा जाता है। तो इस तरीके की चीजों को हम जब समझें, तो ये जो तीसरा चरण है जहाँ पे जल गुणवत्ता जो कार्यक्रम है उसकी मॉनिटरिंग है, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये किस स्तर पे कर रहे हैं और हमारा जो डेटाबेस है वो किन चीजों को इंक्लूड कर रहा है। इसलिए ये जो है तीसरा जो चरण है जल गुणवत्ता कार्यक्रम का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप आगे देख सकते हैं कि इसका सत्यापन, अब ये भी बहुत जरूरी है कि जब आप स्रोतों की जांच कर रहे हैं तो सेफ हो, जो सुरक्षित स्रोत हैं वो निरंतर बने रहे, तब आप उसकी जांच करके आप उस वैसे डेटा को कम्युनिकेट करेंगे। आप में से कोई बता सकता है कि जो 5 फिंगर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, जो 5 अपनी मुट्ठी से हम पांचों उंगलियों का प्रयोग करके हम अपने जल स्रोत को सुरक्षित बना सकते हैं, तो किस उंगली का ये मतलब था, ये मैसेज था, ये संदेश था कि हम अपना जल सुरक्षित कर सकते हैं, प्रोटेक्ट योर वाटर के लिए किस उंगली का प्रयोग हमने किया था 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में? पहली उंगली थी, दूसरी उंगली थी, तीसरी उंगली थी। अपने मुट्ठी की 5 उंगलियों में से किस उंगली का प्रयोग करके हम लोगों ने जल सुरक्षित करने का मैसेज दिया था? कोई बताएगा? आप टाइप कर सकते हैं 1 2 3 4 5। आप में से कोई भी टाइप कर सकता है कि जब आप, ओके राजेश जी कह रहे हैं फर्स्ट, जो पहली उंगली थी आप याद करेंगे तो वो था प्रोटेक्टिव सोर्स। तो हम अपने जल स्रोत को कैसे सुरक्षित करें, ये इस बात पे निर्भर करता है कि हम अपने जो डेटा है, जो इस तरीके के डेटा बनाए जा रहे हैं, उसको कितना सत्यापित करके प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या जो जल गुणवत्ता में जो संदूषक है, अगर उसमें कोई आपको संदेह है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है उसमें कि वो व्यापक रूप ले रहा है, या आप जो वितरण कर रहे हैं जल का उसमें भी किसी तरीके का संदूषक है, उसको आप तुरंत जांच के जरिए उसको आप
देख सकते हैं। किसी तरीके के नए संदूषक हैं या आपका आपने आप सपोज मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी तकनीकी लगाई है जो आर्सेनिक के लिए काम कर रहा है, बट आपको पता चला कि बाद में उस जल स्रोत से आयरन की भी मात्रा ज्यादा है। तो आपको इस तरीके के डेटा को कैप्चर करना पड़ेगा, उसे सत्यापित करके प्रदर्शित करना पड़ेगा। ये भी एक अहम चरण है, एक अहम पहलू है जब आप जल गुणवत्ता कार्यक्रम की योजना को बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने बात किया था, जो पहली उंगली है वो प्रोटेक्टिव सोर्स के बारे में बात करती है। तो जो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस है, इसको बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है कि आप अलग अलग तरीके के जो मतलब एक तरीके का जो समाधान है वो सस्टेन रहे, वो स्थिर रहे। ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रोटेक्टिव सोर्स बताया, आज आपने बताया और आपने पूरा एक्टिविटी किया और फिर आप उस जगह से चले गए, तो लोगों को पता नहीं कि फिर उसकी जांच कैसे करनी है। अगर उन्होंने जल परीक्षण किया तो वो बताना किसको है, उसका समाधान क्या होगा। तो जल जो सुरक्षा कार्यक्रम है, जल गुणवत्ता कार्यक्रम जो है, इसको बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है कि जो समाधान है, जो सॉल्यूशन आप दे रहे हैं, जो सॉल्यूशन आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं, वो एक स्थिरता के साथ चलता रहे, वो बहुत जरूरी है। ये भी बहुत जरूरी है कि जो जल परीक्षण है उसमें लोगों को वो व्यवहार में निकल के आए। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जल जीवन मिशन में 5 महिलाओं को जरूरी है कि हम 5 महिलाओं को अगर उसमें शामिल करते हैं जो जल परीक्षण करती हैं, जिसका डेटा वो लोग आगे लेके जाती हैं, और उसके आधार पे एक्शन होता है, उसके आधार पे प्रतिक्रिया होती है, उसके आधार पे उस प्रभावित जल स्रोत का निर्माण होता है या उसको इम्प्रूव किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तीसरा चरण है मॉनिटरिंग का, उसमें हम ये भी देखें कि कितना सस्टेनेबल है जो आप अप्रोच लगा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो मान लीजिए कि आपने जल गुणवत्ता कार्यक्रम का सब तीनों चरण अभी तक कर लिया, आपने आकलन कर लिया, आपने निवारण सोच लिया कि आपको क्या तकनीक लगाना है, आपने ये भी देख लिया कि आपको किसकी क्षमता वर्धन करना है। अब आपको ये सोचना है कि जल गुणवत्ता कार्यक्रम को कितने लंबे समय तक लेके जाना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6 महीना, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि किसी भी तरीके का जो जल जल गुणवत्ता कार्यक्रम है वो कितने दिन तक होना चाहिए। ओके, मंगेश जी कह रहे हैं 2 साल। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? ओके, 1 साल राजेश जी कह रहे हैं, 1 साल कंटिन्यू कंटिन्यू, निरंतर निरंतर। बिल्कुल, आप अलग अलग जवाब यहाँ पे है। आप संतोष जी कह रहे हैं लाइफ टाइम कंटिन्यूअस प्रोसेस। बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके के कार्यक्रम में किस तरीके की गतिविधि को नियोजित कर रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि जो जल जीवन मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि पाइपलाइन से सबको पानी पहुंचाया जाए, तो जब तक वो पाइप है, क्या उसमें सुरक्षित जल आ रहा है, क्या पाइप प्रभावित तो नहीं है, क्या पाइप में जंग लगना ऐसा इस तरीके का कुछ नहीं है, ये सभी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। उसके आधार पे ये तय किया जाता है कि आपका जो जल गुणवत्ता कार्यक्रम है वो कितने दिन तक, कितने वर्षों तक या कितने महीनों तक वहां पे संचालित रखना है। उसके साथ भी यह भी बहुत जरूरी है कि जो लोग वहां पे हैं वो आपके द्वारा बताए गए समाधान को कितने समय में अपना रहे हैं। जैसा हमने बात किया, क्या उसको बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? समुदाय की भागीदारी। अगर समुदाय भागीदार बनेगा, समुदाय उसका स्वामित्व तो निभाएगा, अगर वो उसे अपना मान के चलाएगा, तो लोग ये पूरी प्रक्रिया को होने में टाइम लगता है। जब ये धीरे धीरे होगा तब जाके आप स्थिर में आ सकते हैं कि आपके कार्यक्रम को लोग चला रहे हैं और उससे समाधान लोगों तक पहुंच रहा है। और ये लंबी प्रक्रिया हो सकती है, एक लंबा प्रयास हो सकता है। इसलिए जब कोई भी आप अगर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी अगर आप एक तरीके का साधन स्थापित कर रहे हैं, समुदाय को साधन दे रहे हैं जल गुणवत्ता कार्यक्रम में, तो वो कितने दिन तक आपको क्रियान्वित करना है यह भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए कि अगर इसको क्रियान्वित करना है, अब ये करने के लिए किस प्रकार की क्षमता वर्धन की करने की आवश्यकता है, आपको क्या लग रहा है किस प्रकार से, किन लोगों के साथ, जैसा हम लोगों ने अभी देखा, अब उन लोगों के साथ किस तरीके की क्षमता वर्धन करने की आवश्यकता है? अखिल कुमार जी कह रहे हैं स्किल, बिल्कुल सही। और कोई?
हम ये मानते हैं कि हमारा कोई भी जवाब इस पूरे सवाल में, इस सत्र में जो भी सवाल आ रहा है, आपका जवाब गलत नहीं है। हम यहाँ पे गलत और सही जवाब, आपके सभी जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके मन में कोई भी जवाब हो, आप प्लीज यहाँ पे लिखें, आप चैट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम तक ये आए। राजेश जी कह रहे हैं भागीदारी, बिल्कुल ऐसी क्षमता वर्धन जिससे हम भागीदारी स्थापित कर सके, हम लोगों को बता सके कि उनकी भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है इस ये जो योजना है उसको क्रियान्वित करने के लिए, उसको सस्टेन बनाने के लिए। बिहेवियर चेंज, और कोई कुछ लिखना चाहता है? बिल्कुल सहभागिता के आधार पर पहुंचिए, पार्टिसिपेशन स्किल, बिल्कुल लगभग सभी जवाब आपके सही है। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रारंभिक चरण में एक क्षमता वर्धन किए, फिर उसके बाद आपको लगा कि लोगों को एक बार समझने की जरूरत है। ये भी होता है कई बार कि आपने ट्रेनिंग दिया, आप लोगों को बताना कुछ और चाहते हैं, लोग समझ कुछ और रहे हैं। तो जो भी क्षमता वर्धन होता है वो निरंतर होना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अलग अलग समय पे अलग अलग सेफ वाटर लर्निंग कार्ड जैसे जो टूल है, जरूरी नहीं है सेफ वाटर लर्निंग कार्ड, और भी अलग अलग टूल हो सकते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो पहला चरण है प्रशिक्षण का, उसमें सिर्फ आप तकनीकी के बारे में बात करते हैं कि ये तकनीकी है, और आपने एक सेफ वाटर लर्निंग कार्ड का ऐसा सेट बनाया, ऐसा समूह बनाया कि सिर्फ आप उसमें तकनीकी की बात करते हैं। तो प्रारंभिक चरण में लोगों को तकनीकी समझ में आ गई। अब आप उस तकनीकी को संचालित करने के लिए, उसके रख रखाव के लिए क्या जरूरी है, आप अगला सेफ वाटर लर्निंग कार्ड का जो संग्रह है वो इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें सिर्फ इसी तरीके की जानकारी हो कि इस तकनीकी का रख रखाव कैसे करें। इस तरीके से आप एक एक थीम पे, एक एक विषय पे फोकस होके, केंद्रित होके आप प्रशिक्षण कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अलग अलग चरण में, अलग अलग प्रशिक्षण में, अलग अलग विषय के साथ, अलग अलग लोगों के साथ जुड़े, अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ जुड़े। यहाँ पे सहभागिता के बारे में आपने लिखा है, आपने ये लिखा है बिहेवियरल चेंज के बारे में, भागीदारी के बारे में। तो ये बहुत जरूरी है कि अलग अलग लोगों को एक साथ अलग अलग विषय पे लाके जब हम एक निश्चित समय में हम उनका प्रशिक्षण करेंगे, तो हम सभी लोग समझ पाएंगे कि जल गुणवत्ता कार्यक्रम किस तरीके से एक नियोजित रूप से चल सकता है। एक गाइडेड मेंटरिंग है, हमें आपको और भी डिटेल में आगे बताएंगे कि गाइडेड मेंटरिंग क्या होता है। वो भी एक प्रशिक्षण का एक तरीका हो सकता है। यहाँ पे अगला सवाल आप सभी से है कि क्या कोई भी जल गुणवत्ता जो कार्यक्रम है उसको क्रियान्वित करने के दौरान हम किस प्रकार की व्यवहारों की उपेक्षा रखते हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं? कोई बताएगा चैट बॉक्स में? आप किस प्रकार की व्यवहारों की उपेक्षा रखते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपने जो जल गुणवत्ता कार्यक्रम किया उससे क्या होगा? कोई यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखना चाहेगा? कोई भी सहभागी? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि जो जल जीवन मिशन, जल गुणवत्ता कार्यक्रम है, उसके दौरान जो व्यवहार होता है, वो कई बार क्या होता है कि आप एक ही तरीके के मैसेजेस को देते हैं। आप ये चाहते हैं कि एक ही तरीके के मैसेज एक ही साथ एक ही जगह पे उपलब्ध हो, ये बहुत मुश्किल होता है। उसमें क्या देखना पड़ता है आपको, स्थानीय स्तर पे, बिल्कुल सही को मुझे, आपको स्थानीय स्तर पे उस संदेश को संचालित करना पड़ेगा, उसको इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि वो लोगों को समझ में आए, उनके हिसाब से हो, उनके बीच का हो। इस तरीके के प्रोग्राम को संचालित करने के लिए बहुत जरूरी है कि मैसेजिंग एक अलग तरीके का प्रभाव देता है। वो आप करने के लिए जो विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी है, उनकी जब क्षमता आप बढ़ाते हैं, उसके साथ ये चीज कर सकते हैं। जो 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है वो उसका एक तरीका हो सकता है कि आप इस तरीके से उन लोगों को ये मैसेज दे सकते हैं कि आपको जल गुणवत्ता कार्यक्रम कैसे क्रियान्वित करना है, और यह एक तरीके के व्यवहार को स्थापित करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिख रहा है जिसमें एक इमेज बना है, इसको हम आईसी एक्टिविटी कहते हैं। कई बार आप वॉल पेंटिंग करते हैं, कई बार पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस तरीके के व्यवहार पर जो है स्थापित करने के लिए इस तरीके से आईसी एक्टिविटी करते हैं। अब हम आपसे पूछे कि जो जल गुणवत्ता कार्यक्रम है उसमें से सबसे उपेक्षित चरण कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे सबसे उपेक्षित चरण क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा
केंद्रित होने की जरूरत है। कोई बताएगा? जब आप जल गुणवत्ता कार्यक्रम बनाएंगे, ओके, टेक्नोलॉजी, सर्वे और कोई, ठीक है। एक चरण होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। आप देख सकते हैं यहाँ कि जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है वो एक ऐसा चरण है जल गुणवत्ता कार्यक्रम में जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और नीचे जब आप ग्राफ देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप 2 साल के लिए कोई जल गुणवत्ता योजना बनाते हैं उसमें 50% तक, तकरीबन 1 साल सिर्फ इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ता है कि उसका रख रखाव कैसे हो, वो संचालित कैसे हो। ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है जो अक्सर हम भूल भी जाते हैं। तो आप किसी भी जल गुणवत्ता कार्यक्रम में ये एक ऐसा महत्वपूर्ण चरण है जो आप कर सकते हैं। आपने 3 अप्रोचेज के बारे में जाना था, ट्रिगर, नजेस एंड क्यूज। ये एक तरीके की चीज है जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं, आप लोगों को किसी विशेष तरीके के मैसेजेस को पहुंचाने में आसान मदद करता है, टूल के रूप में होता है। जिसमें से क्यूज है, क्यूज जिसको संकेत भी कहते हैं। कई बार आपको उस रख रखाव करने के लिए, संचालित करने के लिए आप उसको क्यूज एक्टिविटी करने की जरूरत होती है, क्यूज मैसेजेस देने की जरूरत होती है। आप लोगों को बीच बीच में संकेत देते रहिए। बिल्कुल अनिल कुमार जी, आईसी, टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन तरीके से आप कम्युनिकेट करें कि आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस उस जल गुणवत्ता कार्यक्रम का स्थापित हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है वो जनरली वन वे होता है, लेकिन जो स्पीकिंग वर्ड कॉन्सेप्ट है ये टू वे है। ये आपको, आप जब कम्युनिकेट करेंगे, आप जब संचार स्थापित करेंगे, वह व्यक्ति जो उस आईसी एक्टिविटी, वो आपके संचार को देख रहा है, और एज ए हितधारक आप जब उस कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करेंगे सामने वाले आदमी को, काउंटर पार्टी को, तो वो टू वे कम्युनिकेशन, टू वे यानी दोनों ओर से जो संचार स्थापित करेगा माध्यम, वो इस तरीके की चीजों को आसान बनाता है। आप देख सकते हैं कि जल जीवन मिशन में जो वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आपने उस पे किसी एक जल स्रोत के परीक्षण का परिणाम डाला और वो किसी को दिखा और उसने उसके हिसाब से एक प्रतिक्रिया दी। ये टू वे हुआ। आपने समाधान, आपने चीजों को आगे दिया और उस आधार पे उस पर प्रतिक्रिया हुई, ये टू वे कम्युनिकेशन है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के टू वे कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए, इसको सर्वाइव करने के लिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो जल गुणवत्ता प्रबंधन कार्यक्रम है उसको, उसके परिणामों को परिभाषित करना और मापना, ये भी बहुत कठिन काम है। हम लोग देखें खास तौर से, तो आप जब कोई भी जल गुणवत्ता कार्यक्रम करते हैं तो उसमें आपका एक परिणाम का एक मकसद होता है। आप देख सकते हैं कि आप स्वास्थ्य को देखना चाहते हैं, आप पानी की मात्रा को ठीक करना चाहते हैं, हो सकता है आप पानी की गुणवत्ता को ठीक करना चाहते हैं, या यह भी हो सकता है कि आपके उस जल गुणवत्ता कार्यक्रम के आधार पर किसी की आजीविका से वो जुड़ा हुआ हो। मान लेते हैं कि आपने एक गांव में 10 लोगों को ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग इस आधार पे दी कि लोगों का स्किल डेवलप हो। अब वो स्किल उनको लाइवलीहुड जनरेट करने में मदद कर रहा है। ये भी एक तरीके का जल गुणवत्ता कार्यक्रम प्रोग्राम हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी तरीके के जल गुणवत्ता कार्यक्रम को जब आप संचालित करें, जब आप डिजाइन करें, तो आप देख सकते हैं कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जल गुणवत्ता संबंधित कार्यक्रम है उसके परिवर्तन का सिद्धांत क्या है। थ्योरी ऑफ चेंज एक वर्ड है अंग्रेजी में, जिसको परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। परिवर्तन का सिद्धांत क्या होता है? कोई भी हमारा कार्य है, आपने जब जल गुणवत्ता कार्यक्रम डिजाइन किया, उसमें हो सकता है कि आपका जो परिवर्तन का सिद्धांत है वो ये है कि लोगों का जो जल संचयन के लिए जो सामुदायिक क्षमता है उसका निर्माण करना हो। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि लोगों के स्वास्थ्य पे जो उसका प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में आप बताएं। यह भी हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर जो खासतौर से महिलाएं हैं, उनको जो विशेष तौर की जो प्रॉब्लम है, उनको विशेष तौर की किसी शारीरिक या चिकित्सिक दिक्कत है, उसकी चिंताओं को आप दूर करें। यह भी हो सकता है कि आप घर तक पाइपलाइन बनाना चाह रहे हैं और ताकि लोग उससे पानी एक शुद्ध जल उसको मिल जाए। हो सकता है कि आप टेक्नोलॉजी को स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, आप किसी तकनीकी को स्थापित करना चाह रहे हैं, आप आईओटी लगाना चाह रहे हैं, सेंसर लगाना चाह रहे हैं,
आप डेटा के जरिए वहां पे समाधान करना चाह रहे हैं। तो ये एक तरीके का बहुत जरूरी है कि आप अपने थ्योरी ऑफ चेंज को जाने, परिवर्तन के सिद्धांत को जाने। यहाँ पे हमने इस तरीके से कुल मिला के जो भी जल गुणवत्ता कार्यक्रम है, प्रबंधन कार्यक्रम है, उसके 5 चरणों के बारे में हमने विशेष तौर से जाना। और आप देख सकते हैं कि इसको क्रियान्वित कैसे किया जाता है और इसके आधार पर जो परिवर्तन संभव है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। ये 3 तरीका 3 विशेष तौर से यहाँ पे मुद्दे दिए गए हैं जिसके बारे में हमने इस सत्र में जाना। हमने जो 5 चरण है जल गुणवत्ता प्रबंधन कार्यक्रम के, उसको कैसे डिजाइन करें, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो उसका रखरखाव सबसे उपेक्षित चरण है, उसको सुनिश्चित करने के लिए वो एक योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके बारे में जाना। और परिवर्तन का सिद्धांत से हम कैसे खुद को अवगत रखें और उसकी निगरानी कैसे करें, इसके बारे में हमने जाना। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सत्र समझ में आया होगा। मैं अभी सुमन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सत्र को आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू नवनीत सर और शुभश्री मैम, जो अपना सेशन को बहुत अच्छे से लेने के लिए, और पार्टिसिपेंट लोगों को भी थैंक यू जो बहुत अच्छे से अपना चैट बॉक्स में आंसर देने के लिए। तो मैं टेक्निकल टीम को रिक्वेस्ट करूंगा असेसमेंट लिंक को थोड़ा शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में। आप सब भी पार्टिसिपेंट प्लीज चैट बॉक्स में देखिए, असेसमेंट लिंक आया है इंडियन फाउंडेशन से, तो आप लोग असेसमेंट लिंक ओपन करके सबमिट कर सकते हैं। तो अभी तक 7 रेस्पॉन्सेज आ चुके हैं और एवरेज 1.88 आ रहा है। आप लोग चैट बॉक्स में भी अपना कितना मार्क रखे हैं वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। किसी को भी लिंक ओपन होने में दिक्कत हो तो वो चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी तक 22 रेस्पॉन्सेज आ चुके हैं, एवरेज 2.13 चल रहा है। आप लोग भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कितने कौन मार्क रखे हैं। थैंक यू मंगेश जी, थैंक यू प्रदीप सिंह जी। आप लोग मेन सेशन में जा सकते हैं। जिन लोगों का असेसमेंट कंप्लीट हो रहा है वो ब्रेकआउट सेशन को छोड़ के मेन सेशन में जा सकते हैं। थैंक यू राम जी, आप 4 आउट ऑफ 4। थैंक यू राजेश जी, 3 आउट ऑफ 4। जिन लोगों का कंप्लीट हो रहा है असेसमेंट, आप लोग ब्रेकआउट रूम को छोड़ के मेन सेशन में जा सकते हैं। थैंक यू सुभाष चंद्र जी, 4 आउट ऑफ 4। थैंक यू राजेश जी। तो आप लोग ब्रेकआउट सेशन में जाने के लिए ब्रेकआउट सेशन को क्लिक करेंगे तो लीव ऑप्शन का
आएगा, वहाँ पर क्लिक करके मेन सेशन में जा सकते हैं। थैंक यू अंबिका प्रसाद जी, 3 आउट ऑफ 4। जिन लोगों का कंप्लीट हो चुका है आप लोग सभी मेन सेशन में जा सकते हैं। तक 67 रेस्पॉन्सेस आ चुके हैं, एवरेज 2.33। अब सभी ने मेन सेशन में जाने के लिए ब्रेकआउट सेशन में क्लिक करके मेन सेशन में आ सकते हैं। मेन सेशन में और एक सेशन